पाटलिपुत्रा यानी पटना, ठीक है। पाटलिपुत्रा को बसाया कौन था? तो उदयन बसाया था, ठीक है। नागदशक का पुत्र था उदयन, जो कि बसाया था पटना शहर को, पाटलिपुत्रा को, ठीक है। अशोक की यहाँ राजधानी भी थी, यानी अशोक जो सम्राट थे मौर्य वंश के, उन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया है पटना के लिए और बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने इसको सजाने का काम किया है। लेकिन पाटलिपुत्रा को बसाने का काम किया था उदयन, नागदशक का पुत्र था उदयन, ठीक है। देखते हैं, कहा है कि हमारे राज्य यानी हम बिहार के निवासी है, बिहार राज्य का जो विकसित शहर है वो क्या है? पटना है। यह प्रक्रिया महत्वपूर्ण उदाहरण प्रस्तुत करता है। प्राचीन पाटलिपुत्रा नाम विख्यात एक महानगर है, यानी आज का जो पटना है वो पहले से प्राचीन नाम उसका पाटलिपुत्रा है, उसी के नाम से विख्यात है। इसकी तुलना विश्व के समकालीन प्रसिद्ध नगरों से की जाती है। इसकी स्थापना 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व यानी 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व यानी 600 BC पहले मगध शासक अजात शत्रु के एक सैनिक शिविर के रूप में किए हैं। कालांतर के बाद, यानी ये तो कह रहा है कि एक सैनिक शिविर के रूप में किए हैं, किंतु उससे पहले अजात शत्रु से पहले भी उदयन के पुत्र नागदशक ने इसको बसाया था। उसके बाद अजात शत्रु ने इसको एक सैनिक शिविर बनाया और कालांतर के बाद मगध साम्राज्य की राजधानी बनी, यानी वही मौर्य साम्राज्य की राजधानी बनी। कह रहा है कि मौर्य साम्राज्य की राजधानी इस पाटलिपुत्रा नगर की स्थिति मौर्य राज प्रसाद अवशेष दक्षिण पटना के कुम्हरार से प्राप्त होता है। कुम्हरार है जो पटना में ना, वहां पे बहुत सारे इसके अवशेष मिलते हैं मौर्य वंश के शासक के। आपका ये कोई एक मीनार है, राजेंद्र नगर में है, देखिए मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, अगम कुआं, वो बहुत फेमस है, अशोक के काल का ही है, ठीक है। उसकी तराई की आज तक भी पता नहीं चली है कि उसका लेयर कहां से आता है। कह रहा है कि इस नगर की आबादी करीबन 4 लाख थी और आज यहाँ की आबादी 80 लाख हो चुकी है। इस नगर में प्रशासन जीवन अनेक पहलू और अनेक चर्चा मेगास्थनीज की रचना में किया गया है। मेगास्थनीज जो पुस्तक लिखे उसमें अत्यंत चर्चा की गई है। मेगास्थनीज की जो पुस्तक है वो इंडिका है। पूछता है मेगास्थनीज की पुस्तक के क्या नाम किया जाता है? इंडिका है, ठीक है, इंडिका। एक व्यक्ति चंद्रगुप्त के दरबार का राजदूत के रूप में आया था। उस समय क्या था? चंद्रगुप्त के दरबार में एक राजदूत बनकर आया था। कौन आया था? मेगास्थनीज आया था, ठीक है। गुप्त काल में इस नगर का गौरव बना और इसे विकास भवनों और प्रभावशाली संदर्भ के रूप में चीनी यात्री फाहियान ने भी लिखा है। यानी फाहियान ने अपनी पुस्तक सी.यू.की में इसके बारे में वर्णन किया है। ये सब लिखते जाएगा आप लोग। प्राचीन काल में महानगर में शिल्प, व्यापार, शिक्षा, संस्कृति गतिविधियां प्रमुख केंद्र था और यहाँ के नगर मध्यकालीन पतनकालीन अवस्था में आ गए थे। यानी यहाँ के जो नगर थे वो मध्यकाल में पतनशील यानी विनाश के कगार पर आ चुके थे। मध्य युग में इस नगर के गौरव सुप्रसिद्ध अफगान शासक शेरशाह सूरी ने भी पुनः स्थापित किया। यानी यहाँ शेरशाह सूरी ने भी कुछ चीजों का निर्माण करवाया था। आप लोग को पता होगा जीटी रोड, ग्रैंड टैंक रोड जो है वो शेरशाह सूरी द्वारा ही मरम्मत करवाया गया था। निर्माण तो कोई और करवाया था, बाबर के ही शासनकाल अकबर में हुआ था, लेकिन इसका जो पुनर्निर्माण करवाया था, मरम्मत करवाया था, शेरशाह सूरी ने करवाया था, ठीक है। कहा है कि 1541 ईस्वी में लगभग गंगा और गंडक नदी का संगम के पास एक दुर्ग बनवाया, क्योंकि इस स्थान पर सैनिक का महत्व उसे आभास हुआ। और अब्दुल्ला के रचना तारीख दाऊदी में इसका संबंध विस्तृत मिलता है। यानी पुस्तक लिखी गई है जिसके बारे में इसका संबंध अधिक मिलता है। कह रहा है कि 1856 ईस्वी में अंग्रेजी यात्री राल्फ फिंच ने इस नगर में भ्रमण किया था और उन्होंने बताया था कपास, सूती, चीनी और अफीम का यहाँ बड़ा व्यापार केंद्र है जो बंगाल और दूसरे देशों में यहाँ से जाता है। सोरा और नील का भी निर्यात यहाँ काफी मात्रा में है, जो कि पटना इसके लिए प्रसिद्ध है। कह रहा है कि यूरोपीय व्यापारी पंजाब के खत्री और पश्चिम भारत में जैन व्यापारी, ईरानी, मध्य एशियाई लोग यहाँ पे नगर में सक्रिय होकर आकर रहते थे। 17वीं शताब्दी और 18वीं शताब्दी में यहाँ 3 लाख से अधिक लोगों की संख्या बताई जाती थी। यानी करीबन यहाँ लोग की संख्या कितनी हो गई? 3 लाख हुई 17वीं और 18वीं सदी में। मुगल काल में अनेक सुंदर और भव्य इमारतों का निर्माण करवाया गया जो मध्य और पूर्व भागों में देखी गई है। 1866 ईस्वी में सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गोविंद सिंह का जन्म यही हुआ था, जो कि एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है। पटना में है ना, पटना साहिब, पटना सिटी, वो जो उनके धार्मिक स्थल है। 18वीं सदी का प्रारंभ में मुगल राजकुमार
अजीमुशान ने नगर को नव निर्माण करवाया और इसका नाम अजीमाबाद दे दिया। यानी पटना का नाम अजीमाबाद भी है, जिसका नामकरण कौन करवाया था? तो अजीमुशान करवाया था। ठीक है, 18वीं सदी में इस नगर का पूरा निर्माण करने में करीबन 1 करोड़ रुपए का व्यय हुआ और नगर के प्रमुख संस्कृति केंद्र अग्रणी थे। यानी कि संस्कृति केंद्र बहुत ही प्रसिद्ध थी, अग्रणी थी। 18वीं सदी के उत्तर में बीच में पूर्वी भारत पर ब्रिटिश सत्ता की स्थापना हो गई और आधुनिक नगर पटना का विकास क्रम शुरू हुआ। अजीमाबाद क्षेत्र के कुछ पश्चिम क्षेत्रों में अंग्रेजों ने अफीम का गोदाम पहले से ही था और लगभग 5 मील दूरी पर अनाज का भंडार का गोदाम का निर्माण कराया गया, जिसे हम लोग गोल घर कहते हैं। और इस गोल घर का निर्माण 1786 में हुआ था, जो कि एक अन्न का भंडार था, अनाज का वहां भंडार था। गोल घर अंदर में देखिएगा वो भंडार है, एक गेट बना हुआ है। ठीक है, अंग्रेज वहां पे अपना स्टॉक करते थे अनाज। तो ये इसकी स्थापना 1886 ईस्वी में की गई थी और ये पटना के बीचों बीच आधुनिक नगर का विकास हुआ। कह रहा है कि पटना नगर का प्रशासन व्यवस्था क्रमिक ढंग से विकसित की गई थी और 1769 ईस्वी में बिहार क्षेत्र के शासक के देख रेख में अंग्रेजी निरीक्षक इसको नियुक्त किया गया और 1774 ईस्वी में 1774 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बिहार प्रशासन में कई व्यवस्थाएं लागू की गई थी और पटना नगर केंद्रीय नगर के रूप में बनाई गई। 1911 ईस्वी में दिल्ली दरबार में बिहार का पृथक पृथकीकरण किया गया और 1912 ईस्वी में बिहार और उड़ीसा को पृथक करके एक राज्य की दर्जा की गई, यानी अलग कर दिया गया है इसको बंगाल से। और बिहार और उड़ीसा 1912 ईस्वी में एक राज्य के रूप में विकसित हुआ, जिसकी आरंभिक राजधानी पटना थी। यानी बिहार की राजधानी कहाँ थी? पटना थी, पहले भी और आज भी। 19वीं सदी और 20वीं सदी में पटना के पश्चिम भागों में विकास आरंभ हुआ, जिसमें कह रहा है कि राजभवन, सचिवालय, विधान मंडल का निर्माण किया गया, जो कि आज भी है। देश के स्वतंत्रता के बाद पटना के दक्षिण दिशा में आबादी का विस्तार तेजी से हुआ और वर्तमान में पटना की आबादी 12 लाख है। यानी कुछ पहले की आपकी बता रही है आंकड़े, जो कि 8-9 की बता रही, अभी करीबन 80 लाख है आबादी यहाँ की। जो प्रत्येक क्षेत्र का 250 वर्ग किलोमीटर। कोलकाता के बाद पूर्वी भारत का सबसे बड़ा नगर पटना था। भारत का 14वां सर्वाधिक आबादी वाला शहर पटना था। वर्तमान में शिक्षा और व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र, सांस्कृतिक क्रियाकलापों के लिए प्रशासनीय केंद्र भी था। शहरीकरण की प्रक्रिया बहुत लंबी होती है, पहले भी आप लोग पढ़ चुके हैं, जो कि ग्रामीण और सीमांत व्यवस्थाओं को हटाकर कृषि व्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए नई आर्थिक व्यवस्था लागू की गई, जिसमें व्यापार, वाणिज्य, उद्योग का विकास पर बल दिया गया और इसी सुविधा और चेतना में इसने नई समस्याओं को भी जन्म दिया। यानी विकास तो हुआ लेकिन नई समस्याओं को भी जन्म दिया। इसके निदान के लिए आवश्यक संरचना के अंतर्गत शहरों द्वारा व्यवसायी और मध्यम वर्ग और श्रमिक वर्ग में भेदभाव की भावना भी उजागर हो गई और इसके विपरीत लोकतंत्र की प्रवृत्ति भी प्रभावित हुई। यानी कह रहा है कि जहां विकास होता है वहां समस्या भी उत्पन्न होती है और समस्या लोग प्रभावित भी करती है। कह रहा है कि शहरों में निरंतर प्रगति और विकास से हमारी जीवन शैली सकारात्मक रूप से प्रभावित हुई। शिक्षा और रोजगार का बेहतर साधन भी उपलब्ध करवाया गया। दूसरी ओर स्पर्धा एवं अवसाद जैसे नकारात्मक प्रवृत्ति भी थी और एक संतुलित समाज व्यवस्था के निर्माण में आधुनिकीकरण के साथ साथ उन आदर्शों का भी संश्लेषण करने की संभावना मिली और शहरी व्यवस्था के अंतर्गत छोड़ते जा रहे थे। धीरे धीरे शहरी व्यवस्था को लोग छोड़ते जा रहे थे। ये सारी लेसन समाप्त हो चुकी है, जिसमें आप लोग पटना और मुंबई ये तीनों चीज पर विशेष ध्यान दीजिएगा। इस वीडियो में जो भी मैंने इन तीनों के बारे में बताया होगा उसको आप लोग जरूर नोट करेंगे। घेटो वाला जरूर नोट करेंगे, शहरीकरण किसे कहते हैं, पटना का निर्माण किसने करवाया, कब कैसे करवाया, मुंबई का निर्माण कैसे हुआ, कब हुआ, मुंबई का नाम बदल के मुंबई, ये सारी चीजों को याद रखिएगा। इसका क्वेश्चन आप लोग बना लीजिएगा सब। एक लेसन और इसमें बच चुका है, एक लेसन नहीं 2 लेसन, इकाई 7 और इकाई 8 बच चुका है, जो कि अगले सप्ताह में हो जाएगी। कल हम लोग ज्योग्राफी पढ़ेंगे। ठीक है, इसी के साथ आज का क्लास आपका समाप्त होता है। आप लोग क्वेश्चन बनाएंगे।